हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं। ये जो ऑफिशियल अपडेट हम आप सभी लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं ये है भारतीय संविदा अधिनियम से रिलेटेड, मीन्स कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड है। और इसमें हम आज बात क्या करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे जनरल प्रिंसिपल से रिलेटेड केस लॉ की कहानी के बारे में। ऐसे ऐसे केस लॉ हम आप सभी लोगों के लिए लेकर के आए हैं जहां से कि बार बार आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। जैसे कि आप अगर मेन एग्जामिनेशन फेस कर रहे हैं तो मेन एग्जामिनेशन में भी अगर यहाँ के पॉइंट्स को आप मेंशन कर रहे हैं तो आप बेहतर मार्क्स गेन कर सकते हैं। खास करके अगर आप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फेस कर रहे हैं तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में भी सामान्य सिद्धांत यानी कि जनरल प्रिंसिपल से रिलेटेड केस लॉ आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। यह था आज का मेरा एजेंडा और इसी एजेंडे के साथ हम एक एक चीजों को डील करते हुए आपके सामने चलेंगे। तो देखते हैं पहला केस लॉ कौन सा है। पहला जो हमारे पास केस लॉ आ रहा है यह केस लॉ है सत्यव्रत घोष वर्सेस मुंगनी राम एंड कंपनी का मामला है जो कि 1954 में आया था। ये जजमेंट हमको क्या बताना चाहता है, अगर हम भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के इस जजमेंट से कुछ सीखना चाहते हैं तो ये जजमेंट हमको मोटा मोटी क्या बताना चाहता है, ये क्या जानकारी देना चाहता है। ये कहना चाहता है कि जो हमारा भारतीय संविदा अधिनियम है इसका जो विस्तार हुआ है एक विशेष विषय से संबंधित है। किससे है? एक विशेष सब्जेक्ट है, उसी विशेष सब्जेक्ट से। विशेष सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो क्या है विशेष सब्जेक्ट? तो हमारा जो संविदा विधि है ये स्पेशल एक्ट है और इसी स्पेशल एक्ट से इसका क्या है, इसका रिलेशन है। ये बात कौन बता रहा है? ये बात हम और आप नहीं बता रहे हैं, बल्कि ये बात हमारा सत्यव्रत घोष वर्सेस मुंगनी राम एंड कंपनी 1954 के द्वारा ये बात बताने का काम किया जा रहा है। अब इससे हम रिलेट करते हैं कि इसका क्या तात्पर्य होता है, क्यों इस प्रकार की बात कही गई थी इस केस लॉ में। तो कहा जाता है कि तात्पर्य यह है कि तात्पर्य यह है कि भारतीय संविदा अधिनियम अपने विशेष विस्तार के लिए पर्याप्त कानून है। यहां पे साफ साफ इस केस लॉ के अंतर्गत कह दिया गया है कि जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है साथियों वो अपने विस्तार के लिए क्या है, वो अपने विस्तार के लिए पर्याप्त है। उसमें किसी की भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, किसी को भी मोड़ने की, किसी के साथ उसको मिल करके चलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक हमको आर्टिकल देखने के लिए मिलता है। किसकी बात करेंगे? तो हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वो कौन सा आर्टिकल होगा मैं आप सभी लोगों से जानना चाहूंगा, लेकिन बाय द टाइमिंग आप जरूर उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। आर्टिकल नंबर 299 सब क्लॉज 1 के बारे में आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। वहां पे हमको देखने के लिए मिलता है कि कुछ ना कुछ बातें कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कही गई हैं। किसमें कही गई है? तो इसी आर्टिकल नंबर 299 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत हमको देखने के लिए मिलता है। लेकिन जब हम सत्यव्रत घोष वर्सेस मुंगनी राम एंड कंपनी के मामले को देखते हैं तो ये क्या कहना चाहता है? ये यही कहना चाहता है कि इसका जो विस्तार है, विस्तार के लिए पर्याप्त कानून है। ये बताना चाहता है कि ये जो कानून है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये अपने आप में पर्याप्त है। लेकिन इसके बारे में हमको कहां पर देखने के लिए मिलता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ साथ हमको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 299 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत भी देखने के लिए मिलता है। लेकिन साथ ही साथ यहां पे कह रहा है ऐसे मामलों में अंग्रेजों विधि, जो अंग्रेजी विधि हमारा है, जो इंग्लिश लॉ है, इंग्लिश लॉ का सिद्धांत क्या कहता है? क्या इंग्लिश लॉ के सिद्धांत को भी हम लोग लागू करने का काम करते हैं? उसको लागू करने के लिए क्या अनुमति प्रोवाइड किया गया है हम लोगों को कि नहीं किया गया है? तो उसके बारे में यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि अंग्रेजी विधि के सिद्धांत को लागू करने की अनुमति नहीं है। यहाँ पे साफ साफ इस सत्यव्रत घोष वर्सेस मुंगनी राम एंड कंपनी के मामले में कह दिया गया है कि जो हमारा अंग्रेजी विधि के सिद्धांत है लागू करने की अनुमति यहां पे नहीं है, नहीं है और नहीं है। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि अंग्रेजी न्यायालय के निर्णय केवल अनुनयी यहां पे हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये आप लोगों ने हिंदी लैंग्वेजेस के केस लॉ को देखा था। मैंने कहा है आप सभी लोगों से
कि मैं दोनों लैंग्वेजेस में केस आप सभी लोगों के लिए लेकर के आऊंगा, हिंदी लैंग्वेज में भी, साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेजेस में भी। तो अभी तक तो आप लोगों ने हिंदी लैंग्वेज को यहां पे देखने का काम किया। अब यहां पर देखिए सेम केस लॉ, सत्यव्रत घोष वर्सेस मुंगनीराम बांगुर एंड कंपनी का केस आपको इंग्लिश लैंग्वेजेस में देखने के लिए मिलेगा। तो मैं दोनों लैंग्वेजेस में आप के लिए, आपकी सुविधा के लिए रीड आउट कर दे रहा हूं, लेकिन समझाने के लिए मैंने हिंदी वाले में समझा दिया था। साथ ही साथ कह रहा है टू द एक्सटेंट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विद अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट। ये बात तो आप सभी लोगों को पता है कि ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा किससे डील कर रहा है, एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ, एक पार्टिकुलर विषय के साथ, सिर्फ और सिर्फ एक विषय के साथ ही डील कर रहा था। यह बात हमने हिंदी वाले में भी पढ़ा, सेम एज यूजुअल इंग्लिश वाला भी बात यही कह रहा है। ये कहा जा रहा है कि ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में एग्जॉस्टिव है। क्या कहा जा रहा है कि जो हमारा संविदा अधिनियम है, भारतीय संविदा अधिनियम है, ये अपने आप में एग्जॉस्टिव है। Upon it, such case, it is not permissible to import principle of English law। यहां पे भी वही बात हमको देखने के लिए मिल रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, हम इंग्लिश लॉ को यहां पे लागू, यहां पे हम इंग्लिश लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये बात कौन कहने का काम कर रहा है, तो ये सत्यव्रत घोष वर्सेस मुंगनीराम एंड बांगुर का कंपनी है, ये कहने के लिए कह रहा है। मैं बार बार इस केस लॉ का नाम इसलिए रट रहा हूं कि ये केस लॉ आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ जाए। अगर एक बार ये केस लॉ आपके दिमाग में बैठ गया तो फिर हटने वाला साहब नहीं है। आपको ये नंबर दिला करके ही जाएगा, आपका नंबर कटा करके नहीं जाएगा। नेक्स्ट केस लॉ की बात करते हैं। अब नेक्स्ट केस लॉ ही, ये भी जनरल प्रिंसिपल से ही रिलेटेड केस लॉ है, खास करके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। ये केस लॉ क्या कहता है, CWD बनाम अब्दुल हुसैन 1988 का मामला है। अगर हम इस मामले को देखेंगे, ये मामला क्या कहता है, तो इस मामले को रीड आउट करने से पहले मैं कुछ इसके बारे में बताना चाहूंगा। कहा जाता है कि यदि कोई समव्यवहार वाणिज्यिक स्वरूप का हमको दिखता है, अगर हम और आप दोनों लोग मिलकर के कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट में ये कर रहे हैं कि यार मैं आप सभी लोगों को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा का पूरा मैं पढ़ाऊंगा, ठीक, आप मुझे ये अमाउंट पे कर दीजिएगा। आप भी उधर से कह रहे हैं कि ठीक है, आप अपना कोड बताइए और उस कोड पे मैं क्या करूंगा, मैं पेमेंट कर दूंगा, और आप इस दिए हुए मंथ में, मींस कि एक महीने में पूरा का पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको पढ़ाने की जिम्मेदारी दे दी गई है। तो हम दोनों के बीच किस प्रकार के रिलेशन है, किस प्रकार की कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने कर रहे हैं, ये हमारा जो बात करने का तरीका है, ये किस प्रकार का समव्यवहार है। तो ये जो समव्यवहार आपको दिख रहा है साथियों, हम आप ही लोगों से बात कर रहे हैं, ये समव्यवहार कैसा है, तो ये वाणिज्यिक स्वरूप का हम समव्यवहार हमको देखने के लिए मिल रहा है। मींस कि हम लोग कॉमर्शियल एग्रीमेंट कर रहे हैं कि आप इतना पेमेंट ले लीजिएगा, मींस कि कंसिडरेशन मुझे क्या मिलेगा, मुझे कंसिडरेशन में मुझे अमाउंट मिलने वाला है, पैसा मिलने वाला है, और आपको क्या मिलेगा, आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का नॉलेज मिलने वाला है। तो ये बात तो आपने CWD बनाम अब्दुल हुसैन 1988 के जजमेंट से ये बात आपको देखने के लिए मिला। अब इसके अंदर का फैक्ट क्या कह रहा था, बस इसके अंदर का फैक्ट यही कह रहा है कि जो भी समव्यवहार वाणिज्यिक स्वरूप का है, तो उपधारणा है कि क्या प्रिजम्पशन है कि पक्षकार विधिक परिणाम से आश्रित है। यह मान लिया जाएगा कि आप जो भी लीगल रिलेशनशिप आप क्रिएट करना चाहते हैं, आप लीगल रिलेशन के ही माध्यम से क्या करना चाहते हैं, आप वाणिज्यिक अपने एग्रीमेंट को, अपने कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना चाहते हैं, फॉर्म करना चाहते हैं। यह बात यहां पे बताने का काम किया जा रहा है। साथ ही साथ पक्षकारों पर यह सिद्ध भार है कि विधिक परिणाम की अनुपस्थिति का पता लगाए। वहां पे आपको यह भी देखना होता है कि क्या हमारे और आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो क्या उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी लीगल रिलेशनशिप है कि नहीं है, इसका हमें पता लगाना बेहद जरूरी होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए जब हम एग्रीमेंट करते हैं तो उन तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करने का काम करते हैं जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत हमको बताया गया है। पूरे के पूरे मस्तिष्क में हम बैठा लेते हैं जब हम संविदा करते हैं, अच्छा ये हुआ है, ये एफिडेविट तैयार किया गया है, उनसे साइन कराया गया है, तमाम बातों को एट दैट टाइम हम ऑब्जर्व करने का काम करते हैं। तो ये बात हमारा CWD बनाम अब्दुल हुसैन 1988 के जजमेंट के अंतर्गत कहा गया था। साथ ही साथ यहां पे आप इंग्लिश लैंग्वेजेस में वही केस देखेंगे, CWT वर्सेस अब्दुल हुसैन 1988 का जजमेंट आपको यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। इफ द ट्रांजैक्शन इज अ कॉमर्शियल नेचर, साफ साफ यहां पे भी बता रहा है कि जो ट्रांजैक्शन हम
करते हैं एक दूसरे से, जो हम आपस में बात करते हैं, किस नेचर की बात करते हैं? तो कॉमर्शियल नेचर की बात की जाती है। और जैसे ही कॉमर्शियल नेचर की हम बात करते हैं वैसे ही हम प्रिज्यूम कर लेते हैं। क्या प्रिज्यूम कर लेते हैं? उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस को हम प्रिज्यूम करने का काम करते हैं। यही चीज यहां पे हमको देखने के लिए मिलेगा। इफ द ट्रांजैक्शन इज अ कॉमर्शियल नेचर, द प्रिजम्पशन, उपधारणा हमारा क्या होगा? प्रिजम्पशन is that the party intended legal consequences. The onus is on the party asserting the absence of the legal consequences, that the test of intention is objective one and not subjective. ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, नॉट इन सब्जेक्टिव होना चाहिए। ये बात हमको देखने के लिए मिल रहा है CWT अब्दुल हुसैन के मामले में। ये बात आप सभी लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। नेक्स्ट केस लॉ की हम बात करते हैं। यह भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जनरल प्रिंसिपल से ही रिलेटेड जजमेंट है और इस जजमेंट को देखते हैं। कहा जा रहा है कि बनवारी लाल बनाम सुख दर्शन दयाल 1973 का ये मामला है। अब इसमें क्या कहा गया है, अभी क्योंकि हम पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट के ओवरव्यू के बारे में हम यहां पर देखने का काम कर रहे हैं, हम स्पेसिफिक हो करके हम कंसीडरेशन से रिलेटेड अलग केस लॉ को देखेंगे, साथ ही साथ हम ऑफर से रिलेटेड अलग केस लॉ को देखेंगे, एक्सेप्टेंस से रिलेटेड अलग केस लॉ को देखेंगे, सबसे रिलेटेड हम केस लॉ को यहां पर देखेंगे। लेकिन आज ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो भी बातें हम आप सभी लोगों के सामने कर रहे हैं, ये जनरल प्रिंसिपल से रिलेटेड मामले को हम यहां पे डील कर रहे हैं। तो इस मामले में क्या कहा गया था? बनवारी लाल बनाम सुख दर्शन दयाल 1973 के मामले में कहा गया था उच्चतम न्यायालय के द्वारा, द एपेक्स कोर्ट के द्वारा उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि संविदा करने के लिए विधिक संबंध बनाने के आशय आवश्यक है। जब जब हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तब हम सोचते हैं कि वहां पे लीगल रिलेशनशिप का होना बेहद जरूरी है। कागज पत्तर भैया ठीक ठाक रहेगा तो सब काम ठीक ठाक होगा। अगर कागज पत्तर में किसी भी प्रकार का कोई भी कमी रहती है तो आदमी किसी को भी आप दिखाएंगे, यार कम से कम कागज तो तुमको ठीक ठाक बनवा करके रखना चाहिए था, नहीं तो पता चलेगा कि जब डिसोल्यूशन तुम लोग करते हो, जब आपस में उसको बिजनेस को समाप्त करना चाहते हो या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को आप समाप्त करना चाहते हैं, तो क्या जरूरी आता है? तो उस समय याद आता है कि काश मैं उस पेपर को मैं ठीक करा लेता, उसमें उस कॉन्ट्रैक्ट में ये बातें मैंने क्लियर तरीके से मेंशन कर दिया होता, तो आज ये जो हमको कोर्ट भाग करके जाना पड़ रहा है, कोर्ट में से आना पड़ रहा है, ये चीजें नहीं होती। इसीलिए इसको खत्म करने के लिए ADR 1996 का एक कानून लाया गया था। आप सभी लोगों को पता है ये अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पे काम करता है, ये मध्यस्थता कराने का काम करता है। इसलिए मध्यस्थता कराने का काम करता है कि बिजनेस में, खास करके हमारे बिजनेस में तमाम प्रकार के ग्लिचेस आने लगते हैं बाय द टाइमिंग, कुछ समय के बाद बिजनेस बर्बाद होने लगता है। तो क्या किया जाता है? बिजनेस जब बर्बाद होने की कैटेगरी पे आ जाता है तो इसी का सबसे पहले सहारा लिया जाता है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का ही सहारा लिया जाता है। यही कहता है कि भैया आप दोनों तीनों जो भी पार्टीज, आप सभी लोगों के द्वारा कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, आप आइए, आपस में बात करके भी तो मामला सॉल्व किया जा सकता है कि दुकान को ही नीलाम कर दिया जाएगा, बिजनेस को ही, कॉन्ट्रैक्ट को ही नीलाम कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए इसका सहारा लिया जाता है। और मैं बार बार बता रहा हूं कि जनरल प्रिंसिपल के साथ ही हम यहां पे डील करने का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट केस लॉ को देखते हैं। नेक्स्ट केस लॉ क्या कह रहा है? वही बनवारी लाल वर्सेस सुखदर्शन का यहां पे केस आपको देखने के लिए मिल रहा है। सुखदर्शन दयाल क्या कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन इसेंशियल इन ऑर्डर टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट। यहां पे भी बात साफ साफ वही कही जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कहा है, और साथ ही साथ हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 भी यही बात कहता है कि जब जब आप संविदा को करेंगे तब आप क्या करेंगे? वहां पे क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप भाई साहब करेंगे ही करेंगे। अगर आप लीगल रिलेशनशिप वहां पे नहीं कर रहे हैं तो बाद में जब डिसोल्यूशन करेंगे तो वहां पे आपके लिए दिक्कत आने वाली है। जैसे ही आप बैंक में फॉर्म फिल करते हैं तो वहां पे क्या किया जाता है? पूरे के पूरे फॉर्म को फिल कराया जाता है, बाद में उसमें नाम गलती आ जाता है बैंक के पासबुक में, तो आप जाकर के तुरंत कहते हैं कि साहब मैंने सही नाम
फिल करके दिया था, आपकी ये गलती है, आपके वजह से नाम गलत आ गया। वो तुरंत फॉर्म को खोलता है, फॉर्म को चेक करता है, देखिए भाई साहब आपने अपने नाम में रोनित के जगह पे RONIT के जगह पे आपने क्या कर दिया, ROHIT कर दिया है। अब मैं क्या करूं, अब मेरी गलती है, बैंक वाला कहेगा कि जो आप भर करके दिए थे उसी को हमने यहां पे फिल करने का काम किया है। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूं कि जब कभी भी आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के समय आप क्या करेंगे, एक लीगल रिलेशनशिप को जरूर बनाएंगे। यह बात यहां पे कहा जा रहा है जनरल प्रिंसिपल्स को लेकर के। अब हमारे पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट हमारे सामने आ गया, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का मामला आ गया। ये जनरल ऑफर से रिलेटेड है। स्पेसिफिक हमारे पास दो प्रकार के ऑफर होते हैं, हमारे पास दो प्रकार के ऑफर होते हैं, एक जनरल ऑफर होता है, एक जनरल ऑफर होता है और एक स्पेसिफिक ऑफर होता है। तो यहां पे जो कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी की हम बात कर रहे हैं, ये किसके अंतर्गत फॉल करता है, तो ये साथियों जनरल ऑफर के अंतर्गत फॉल करता है। इस मामले को पढ़ने से पहले मैं इसकी कहानी को कुछ बताना चाहता हूं, क्योंकि इससे रिलेटेड बार बार आपके एग्जामिनेशन में फुल लेंथ का आंसर राइटिंग फ्रेम करने के लिए आता है। जब कभी भी आप प्रीवियस ईयर पेपर को देखिएगा, मेन एग्जामिनेशन का आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में कंडक्ट हुए होंगे, तो इस केस लॉ से एक फुल लेंथ का आंसर लिखने के लिए आता है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। इतना रेलिवेंट था अपने टाइम में जनरल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के। देखते हैं, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या था, कंपनी के द्वारा, ये जो कंपनी आपको दिख रहा है कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी आपको जो दिख रहा है, इनके द्वारा एक दवा बनाया गया था। दवा किस चीज का, इन्फ्लुएंजा का। इन्फ्लुएंजा का इनके द्वारा एक दवा बनाया गया था। ये इंडिया का केस नहीं है, आप यहां पे डेट भी देख रहे होंगे कि 1893 का है। तो 1893 से आप समझ सकते होंगे कि ये विदेश का ही केस है, इंग्लैंड वगैरह का कहीं का या शिलोंग का कहीं का ये केस है। तो इससे आपको ये टेंटेटिव एक आइडिया मिल गया। इसमें क्या होता है, उस समय विदेशों में एक बीमारी चला हुआ करता था, इन्फ्लुएंजा हुआ करता था। तो इन्फ्लुएंजा के लिए ये कंपनी जो है कार्बोलिक बॉल कंपनी ने एक दवा बनाया था। जैसे अभी अपने यहाँ कोविड आया था तो बाबा रामदेव ने भी कोरोनिल बनाया था और दावा किया था कि जो इस कोरोनिल को खा लेगा वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, उसको कोरोना जैसी बीमारी नहीं होगी। लेकिन ICMR के द्वारा उसको खारिज कर दिया गया, कहा गया कि नहीं ये बात ये गलत कह रहे हैं, उनको हटा दिया गया। ये तो मैं आपको याद रखने के लिए बाबा रामदेव का मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल बताया है, क्योंकि काफी दिनों तक बाबा रामदेव का जो कोरोनिल दवा था वो काफी दिनों तक समाचार में चर्चा में था, न्यूज में हमको देखने के लिए मिला था। सेम एज यूजुअल इस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने कहा था, एक इन्होंने दवा बनाया और कह दिया कि जो भी व्यक्ति, स्पेसिफिक नहीं है, ये जनरल ऑफर है, जो भी व्यक्ति हमारे गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इस दवा का इस्तेमाल करेगा और मेरे बताए हुए 15 दिन 10 दिन व्हाटएवर जो भी ये डेट इन्होंने बताया था, इतने दिन तक मेरे ही गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर दवा का इस्तेमाल करता है, उस व्यक्ति का क्या हो जाएगा, ये इन्फ्लुएंजा नामक जो बीमारी है, ये इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी ठीक हो जाएगा। ये बात किसने कहा था, तो ये बात कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के द्वारा कहा गया था। और साथ ही साथ इस कंपनी के द्वारा और क्या किया गया था, इस कंपनी के द्वारा यह किया गया था कि एक रिवॉर्ड भी रख दिया गया था, 100 पाउंड का एक रिवॉर्ड भी रख दिया गया था। वहां पे क्या चलता था, पाउंड चलता था, तो 100 पाउंड का एक रिवॉर्ड भी रख दिया गया था। कहा गया था कि जो भी इस दवा को लेगा और हमारे बताए हुए प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग इस दवा का इस्तेमाल करेगा, उसको अगर इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो ये उसको क्या किया जाएगा, एज अ रिवॉर्ड के तौर पे दिया जाएगा। अब ये क्या है, मैंने आप लोगों से पहले ही यहां पे बताने का काम कर दिया है, ये जनरल ऑफर है। तो ये जो कार्लिक नामक जो महिला थी, उसने दवा खरीदा और अपने बुआ को इन्फ्लुएंजा के लिए उनको पिलाने का काम किया। लेकिन दवा पिलाने के बाद भी उनकी बुआ को या उनकी मौसी को व्हाटएवर जो भी होंगी, उनका इन्फ्लुएंजा ठीक नहीं हुआ। जब इन्फ्लुएंजा ठीक नहीं हुआ तो वो क्या करने लगी, इस रिवार्ड को, इस 100 पाउंड को पाने के लिए उन्होंने केस किया कि भैया तुमने जिस तरह से बताया था उस तरह से मैंने दवा लिया और दवा लेने के बावजूद भी मेरी बुआ का इन्फ्लुएंजा ठीक नहीं हुआ, अब ये रिवार्ड तुम हमें दो।
तो कंपनी जो कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी है वो कहने लगा कि मैं आपसे कब कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो वो कहा, फिर मामला कोर्ट में जाने लगा। तो कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा तो कोर्ट ने कहा था कि साहब आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट का जो ये जनरल कॉन्ट्रैक्ट आपने किया था, आप पब्लिक एट लार्ज से आपने कॉन्ट्रैक्ट करने का काम किया था कि जो भी इस दवा का इस्तेमाल करेगा हमारे दिए हुए प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग उसको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। अगर इन्फ्लुएंजा होगा तो उसे 100 पाउंड के तौर पे हम लोगों ने क्या दिया जाएगा, हमें उसे रिवार्ड दिया जाएगा कि भैया तुमको हमारे दवा का असर नहीं हुआ तो ये तुम 100 पाउंड लेके जाओ। कंपनी अब भागने लगी कि भैया हम पैसा वैसा नहीं देंगे, हम ये जो 100 पाउंड रखे हैं एज अ रिवार्ड हम नहीं देंगे, क्योंकि हम तो आपसे कार्लिल मैडम हम तो डायरेक्टली आपसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही नहीं हुए हैं। तो कोर्ट ने यही कहा कि बेटा कंपनी अब तुम दिमाग ना लगाओ, तुम क्या हो, तुमने जनरल ऑफर दिया था, तुमने पब्लिक एट लार्ज को ऑफर दिया था कि आइए और हमारे इस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का जो बनाया हुआ दवा है इसको आप परचेस करिए, और परचेस के करने के बाद अगर नहीं ठीक होगा तो आप इसके लिए क्लेम कर सकते हैं। और एट दैट टाइम ये जो कार्लिल नामक महिला है इनको रिवॉर्ड भी प्रोवाइड किया गया। तो ये है जनरल ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर की बात करते हैं, स्पेसिफिक किसी पर्सन से किया जाता है। जैसे आप मुझसे स्पेसिफिक ऑफर कर रहे हैं कि मेरा कोई ऐप है और उस ऐप से मैं क्लास आपको शेयर किया हूं, उस ऐप से मैं क्लास आपको अपना बेचा हूं, तो ये क्या हो गया, स्पेसिफिक है, सिर्फ और सिर्फ आप ही देख सकते हैं। और जनरल में क्या होता है, कोई फेयर लवली कंपनी है कह रहा है कि आप ले जाइए 7 दिनों में गोरा हो जाएंगे, क्या होता है, कोई नहीं होता है। तो ये कहां का है, मैंने बताया था कि विदेश से, और विदेश में लोग अपनी चीजों के लिए जागरूक हुआ करते थे। ये महिला जागरूक थी, कार्लिल नामक जो महिला थी ये जागरूक थी। इन्होंने कोर्ट में केस किया और कोर्ट इन्हें ये 100 पाउंड का रकम भी इस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी से वसूल करा करके दिया भी था। अब इसके फैक्ट को हम देखेंगे कि फैक्ट अभी तक क्या कहा जा रहा है। अभी तक तो जो भी इसके पीछे का कहानी था उस कहानी को मैंने आप सभी लोगों के सामने बताने का काम किया इस फैक्ट से पढ़ने से पहले। अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ऐसे आशय के निर्धारण का परीक्षण वस्तुपरक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि ये किस प्रकार का है, ये ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। यह नहीं कि पक्षकारों के मन में क्या था, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में एक युक्त व्यक्ति को क्या सोच रहा है यह अनुमान लगाया जाना चाहिए। अब युक्त व्यक्ति की अगर हम बात करते हैं तो रीजनेबल पर्सन, एक प्रूडेंट मैनर इस प्रोडक्ट को लेकर के क्या सोच रहा है। जैसे कि महिला ने, जो कार्लिल नामक महिला थी, उन्होंने इस प्रोडक्ट को खरीदा, उन्हें लगा कि भाई वाकई में इस प्रोडक्ट में इतना दम है कि फिर से जो इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी है ये इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी इन्फ्लुएंजा हो गया। तो मैं आप सभी लोगों से यही बताया हूं कि ये विदेश का केस है और विदेश के लोग जागरूक थी, तो वो कहां पहुंच गई, वो कोर्ट ऑफ लॉ में पहुंच गई। भारत में ऐसा होता तो भारत में लोग कहते छोड़ो यार जाने दो, नहीं ठीक हुआ, 100 रुपए का 200 रुपए का दवा लिए थे, क्या कंपनी के ऊपर केस करेंगे। लेकिन विदेशी महिला थी, विदेश का केस था, इसीलिए उन्होंने क्लेम किया और क्लेम करने के बाद कोर्ट ऑफ लॉ ने उसे 100 पाउंड का जो रिवार्ड था, 100 पाउंड का रिवार्ड भी दिलवाने का काम किया था। तो ये पूरा का पूरा फैक्ट है, ये पूरा का पूरा फैक्ट आप सभी लोगों को लर्न होना चाहिए, क्योंकि जब आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है फुल लेंथ में, या फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको लिखने के लिए आता है और जनरल ऑफर से रिलेटेड कोई मामला आपको लिखना होता है, इस केस लॉ को थोड़ा सा आप एलिब्रेट कर देंगे, आपका नंबर इनहांस हो जाएगा। आपका नंबर भाई साहब कटेगा नहीं, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूं। यहां पर देखिए वही केस लॉ आपको इंग्लिश लैंग्वेजेस में देखने के लिए मिल रहा है। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी की बात कर रहा है। कह रहा है द टेस्ट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ सच इंटेंशन इज ऑब्जेक्टिव, इट इज नॉट what parties had in mind but what a reasonable man would think in the circumstances is to be इनफर्ड के बारे में बात यहां पे की जा रही है। जो चीजें मैंने अभी पीछे आप सभी लोगों को समझाने का काम किया है, सेम वही चीजें यहां पे इस केस लॉ के अंतर्गत आपको बताने का काम किया जा रहा है इस जनरल प्रिंसिपल्स के रूप में। अब हमारे पास एक और नया केस लॉ आ रहा है, खास करके जनरल प्रिंसिपल्स से रिलेटेड। ये क्या कह रहा है, कह रहा है रूप कुमार बनाम मोहन ठेदानी, 2003 का ये मामला है, और इस मामले के अंतर्गत क्या बातें हमको देखने के लिए मिल रहा है। अब किसके द्वारा कहा जा रहा है ये बातें एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा कहा जा रहा है, मींस कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा ये बातें कही जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक संविदा को कम करने में
संविदा को कम करने को लिखित रूप में करने के महत्व को बताया है। भाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो या हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, सभी लोगों के द्वारा यही बात कही जाती है कि साहब जब कभी भी आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होंगे या जब कभी भी आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसके पहले आपको क्या करना होगा, उसके पहले आपको लिखित रूप में कॉन्ट्रैक्ट करने की आवश्यकता होगी, जिससे कि पारदर्शिता बनी रहे। या ऐसा ना हो कि आप कह रहे हैं कि काले वाले घोड़े की बात और वो समझ रहे हैं लंगड़े वाले घोड़े की बात। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। जब कभी भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किसी से भी कर रहे हैं, तो वो किस फॉर्म में होना चाहिए, वो रिटन फॉर्म में होना चाहिए, जिससे कि आप उस सामने वाले को धूमधाम से दिखा सकते हैं कि भाई साहब आपने इसी के बारे में बात किया था, यही चीज हमको समझ में आई थी और मैं भी ये प्रिज्यूम करता हूं कि आपको भी यही चीज समझ में आई थी। ये बात हमको रूप कुमार बनाम मोहन ठेदानी के बारे में हमको देखने के लिए मिल रहा है। 2003 का मामला है। न्यायालय ने अवधारित किया कि जब व्यक्ति अपने करार को लिखित रूप में व्यक्त करता है तो वह किसी अनिश्चित से छुटकारा पाने और अपने विचारों को इस रूप में स्थापित करने के स्पष्ट उद्देश्य के लिए, ताकि उसमें कोई गलतफहमी नहीं हो सके। मैंने आप सभी लोगों से कहा है कि इस प्रकार की तमाम प्रकार की गलतफहमी हमको देखने के लिए मिलती हैं। क्या होता है कि मैं किसी दूसरे चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता हूं और वो व्यक्ति किसी तीसरे चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझ जाता है, और यहां पे जब गलतियां अराइज होने लगती हैं तो फिर कुछ समझ में नहीं आता। फिर लगता है कि अब तो हमारा जो भी माई बाप है वो कोर्ट ऑफ लॉ है, कोर्ट ऑफ लॉ में ही जाकर के हमको न्याय मिलने वाला है। तो इसीलिए यहां पे बताने का काम किया जा रहा है। रूप कुमार बनाम मोहन ठेदानी के मामले में 2003 का मामला है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कहा जा रहा है और साथ ही साथ हमारे एक्ट के द्वारा भी कहा जा रहा है कि आपको लिखित में ही करने की आवश्यकता है। वही सेम केस लॉ आपको यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेजेस के अंतर्गत देखने के लिए मिल रहा है। रूप कुमार वर्सेस मोहन ठेदानी। कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट पॉइंट आउट द सिग्निफिकेंसेस ऑफ रिड्यूसिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इनटू राइटिंग। द कॉन्ट्रैक्ट ऑब्जर्व that when person express their agreement in writing, it is for the express purpose of getting rid of any inidentitious and to put their ideas in such shape that there can be no misunderstanding की बात की जा रही है। साफ साफ वही चीज कहा जा रहा है कि भाई अगर रिटेन में होगा कॉन्ट्रैक्ट, अगर हम रिटेन में कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार का कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों पार्टीज के बीच में नहीं होगी। अगर दोनों पार्टीज में किसी भी पार्टीज के ऊपर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है तो फिर हमारे लिए कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करना और कॉन्ट्रैक्ट में बने रहना बड़ा ही सरदर्द हो जाता है। नेक्स्ट केस लॉ की बात करते हैं। नेक्स्ट केस लॉ आप सभी लोगों के लिए क्या आ रहा है, कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मुरारी लाल AIR 1971 का जजमेंट है। अब ये जजमेंट आप सभी लोगों से क्या कहना चाहता है, किसके बारे में बताना चाहता है। कहा जा रहा है कि उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया कि अनुच्छेद 299 क्लॉज 1 की बात करते हैं। जब हम अनुच्छेद की बात करेंगे तब हम भारत के संविधान के पास पहुंच जाएंगे। मैंने पहला केस लॉ आप सभी लोगों के सामने डिस्कस कर रहा था, तो उसी पहले केस लॉ में ही आर्टिकल नंबर 299 सब क्लॉज 1 के बारे में मैंने जिक्र किया था, और वो बात हमको उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मुरारी लाल AIR 1971 के मामले में देखने के लिए मिल रहा है। क्या कहा जा रहा है, फिर मैं इसको रीड आउट करूंगा। कहा जा रहा है कि उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया कि अनुच्छेद 299(1) के उपबंध अज्ञापक हैं। यदि संविदा अनुच्छेद 299 के प्रावधानों के उल्लंघन में की जाती है तो संविदा अवैध होगी। यह बात यहां पे कह दी गई है साहब, ये भारतीय संविधान की बात है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत हमको देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम उसके प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं तो संविदा यहां पे क्या मान लिया जाएगा, भारत के संविधान के अकॉर्डिंग कि संविदा यहां पे अवैध संविदा हो जाएगी। तो इन सभी बातों को आप सभी लोगों को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जितना बेहतर तरीके से आप चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, जितना बेहतर तरीके से आप चीजों को समझेंगे, उतना ही बेहतर तरीके से आप आंसर राइटिंग भी अपने एग्जामिनेशन में करने वाले हैं। नेक्स्ट केस लॉ को देखिए, बैंक ऑफ इंडिया बनाम OP स्वर्णकार 2003 का यहां पे मामला आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब ये क्या कहना चाहता है, ये इसको क्या तकलीफ है, ये क्या बताना चाहता है। अब ये बताना चाहता है कि यदि सेवा की संविदा संविधि या संविधिक नियमों से प्रशासित न हो तो संविदा अधिनियम के प्रोविजंस होंगे। अब आप कहेंगे कि ये क्या कह रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है। तो यहां पे जो बैंक ऑफ इंडिया बनाम OP स्वर्णकार का मामला है 2003 का,
इसमें कहा जा रहा है कि अगर सेवा की बात करते हैं, और खास करके सेवा का मतलब क्या होता है, किसी भी प्रकार का आप कहीं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसी सेवा की बात कर रहा है। अगर किसी प्रकार का आप सेवा दे रहे हैं, खास करके संविदा के साथ, संविदा के आधार पर आप सेवा दे रहे हैं, तो उसके संविधिक जो नियम है वो कैसे होने चाहिए, वो प्रोविजंस के ही अकॉर्डिंग होने चाहिए। ये बात इसके अंतर्गत बताई जा रही है। नेक्स्ट हमारे पास केस लॉ आ रहा है स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस मुरारी लाल का मामला, जो देखने के लिए आ रहा था आर्टिकल नंबर 299 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत। ये सारी चीजें आपको यहां पर देखने के लिए मिल रही है, जो मैंने पहले ही डिटेल में आप सभी लोगों से बताने का काम किया था। तो साथियों, ये था पूरा का पूरा आज का सेशन, जो कि मेरे द्वारा लाया गया था। जितना पॉसिबल हो सकता था उन सभी पॉसिबल फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को आपके सामने शेयर करने का काम किया। ऐसा कोई भी प्रोविजंस नहीं है जिसको कि मैंने आप सभी लोगों के सामने शेयर करने का काम ना किया हो। साथ साथ पूरे के पूरे जनरल प्रिंसिपल से रिलेटेड जो भी केस लॉ बन सकते हैं, उन सभी केस लॉ को मैंने आपके सामने एक एक करके डिस्कस करने का काम किया। साथियों, आप सभी लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको जरूर शेयर करिएगा, जिनसे उनके एग्जामिनेशन में जो भी कठिनाई आ रही है उन कठिनाई से वो निजात पा सकते हैं। थैंक यू।